नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो उससे आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। चुनाव सन्निकट है लोकसभा का। उससे ठीक पहले सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा आने जा रहा है। जनवरी में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और उसका लोकार्पण करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री खुद आएंगे। और ये जिस तरह से अभी तक चल रहा है उसको करीब 1-1.5 महीने तक ये जो समारोह होगा वो चलेगा। इसी दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद फेज 2 में एक न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। इन दोनों मुद्दों को रखते हुए जो इंडिया गठबंधन है इसकी क्या प्रमुख चुनौतियां हैं इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। क्या इंडिया गठबंधन चुनाव तक कायम रहेगा, इसमें कहीं कोई टूट की संभावना तो नहीं बन रही है। इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सामने इस चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है कानूनविद, विशेषज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक, भारतीय राजनीति को लंबे समय से बहुत निकट से समझने वाले, पैनी निगाह रखने वाले प्रोफेसर MP सिंह, और हमारे सहयोगी होंगे वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर पांडे जी। तो हम चलते हैं, बात करेंगे प्रोफेसर MP सिंह साहब के साथ। तो अगली आवाज प्रोफेसर MP सिंह की साहब की। सर, MP सिंह साहब, प्रोफेसर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभी जो चुनाव को लेकर के जो इंडिया गठबंधन है बीजेपी के खिलाफ, उसके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को आप किस रूप में लेते हैं और उसका क्या कारण हो सकता है, क्या निवारण हो सकता है, आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। चतुर्वेदी जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और इस चर्चा के देखने वाले सभी लोगों को भी मेरा प्रणाम। किसी भी अगर आवरण के ही रूप में प्रजातंत्र का इस्तेमाल किया जाए तो चुनाव कुछ, अगर आप इसको सोचे कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उत्पन्न हुए जो कुछ गंभीर मर्यादाएं और मूल्य थे जिनको संहिताबद्ध कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने या संविधान सभा ने भारतीय संविधान के रूप में लगभग 4 वर्षों के अधिक परिश्रम और चर्चा के बाद उसको मूर्त रूप दिया। और उस संविधान की कुछ मूल अवधारणाएं हैं जिसमें गणतंत्र, समाजवादी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और सत्ता के अहंकारी और निर्बाध प्रयोग
पर नियंत्रण करने के लिए कुछ संस्थाओं का गठन किया गया, जी, जिसमें उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, केंद्रीय और राज्य स्तर पर अपराध और भ्रष्टाचार के जांच के लिए विभिन्न अभिकरण, सतर्कता आयुक्त, जी, ढेर सारी ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया गया। आज जब ये 2024 के लोकसभा चुनाव की आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये चुनाव मात्र मई महीने में 2024 में एक समूह को चुनकर सत्ता देने का सवाल चुनाव नहीं है, जी, बल्कि यह चुनाव कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी निराकरण करेगा कि क्या हम एक हिंदू राष्ट्रवादी, अहंकारी, संसद की मर्यादाओं को पूर्णतया भंग कर देने वाली, विपक्ष के समूल नाश का प्रयास करने वाली, जिसमें कि गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान, महिलाएं, आपने अभी महिला पहलवानों की स्थिति देखा, आपने मणिपुर में नंगी करके घुमाई जाने वाली नवयुवतियों की स्थिति को देखा। क्या हम राष्ट्रीय संपदा का लगभग पूर्ण केंद्रीकरण कुछ परिवारों में होते देखना चाहते हैं, या जो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के हैं, जिसमें कि पूंजी के इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही थी, क्या हम राष्ट्रीय संपदा का एक समीचीन वितरण सभी वर्गों में करना चाहते हैं, या हम चीन, रूस, पोलैंड, अल्जीरिया, टर्की, नीदरलैंड, इस तरह के लगभग वन पार्टी सिस्टम की तानाशाही शासन व्यवस्था की तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए 24 का चुनाव मात्र इसको नहीं तय करेगा कि शासन किसके हाथ में आता है। आपको मालूम है कि 2025 में आरएसएस के निर्माण का 125 साल हो जाएगा। उनकी योजना के अनुसार वो चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, और इस समय वर्तमान में नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच में पूर्ण तालमेल स्थापित हो गया है। इसलिए इस चुनाव में आरएसएस, उसके सारे आनुषंगिक संगठन और मोदी की भारतीय जनता पार्टी, ये हर उस यंत्र और साधन का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वो 24 में भी और ज्यादा सदस्यों को लेकर सरकार का निर्माण कर सके। अब आपका जो मूल परेशानी मैं समझ रहा हूं ये है कि एक विपक्षी दलों की एकता का प्रयास किया गया।
अगर आप राहुल गांधी की न्याय यात्रा या कांग्रेस पार्टी की भूमिका को लें तो इधर हिंदी पट्टी में या दक्षिण में भी जो ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मूल रूप से कांग्रेस से ही निकली हुई है। चाहे वो बंगाल की ममता बनर्जी हो, चाहे वो पूर्वोत्तर की सरकारें हों या आसाम के इवन चीफ मिनिस्टर साहब हो, वो भी कांग्रेस के भगोड़े हैं। हाँ। आप आंध्र तक चले जाइए, YSR रेड्डी, उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, उद्भट कांग्रेसी थे। आप आंध्र को, अब जो तेलंगाना में बट गया उसको देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप बिहार में देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। सबसे बड़ा संकट मुझे ये लग रहा है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी या मोदी की सरकार की दहशत और अपने अस्तित्व पर आए गंभीर खतरे को देखते हुए ये लोग चाहते तो हैं कि इस अहंकारी और एक तरह की तानाशाह सरकार का मुकाबला करके किसी तरह इस सरकार को हराया जाए। लेकिन इसी परिचर्चा के गर्भ में एक बात और छिपी है कि अगर येन केन प्रकारेण कांग्रेस मजबूत हुई तो ये जो उत्तर पट्टी की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके वो और सिकुड़ जाएंगी, उन पर संकट आ जाएगा। ये तो कहा भी जा रहा है कि ये तो सरकार की तरफ से कोशिश है कि आने वाले वर्षों में जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों का एकदम से सफाया हो जाए, नेस्त नाबूद कर दिया जाए। नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों को आप दो स्थिति समझिए कि क्षेत्रीय पार्टियां अगर भाजपा के साथ मिलकर काम करें तो ठीक, उनको निगल जाएगी जी। ये भाजपा का इतिहास रहा है, उसकी शासन व्यवस्था का ये एक परंपरा रही है। तो उनसे तो भयभीत होकर ही ये लोग एकत्रित करना होना चाह रहे हैं। जी। लेकिन इनको दूसरी तरफ भी वही भय सता रहा है जी कि कांग्रेस भी निकल जाएगी। नहीं, निगल नहीं जाएगी वो, मतलब हमारा क्या होगा। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अगर आपने मायावती जी का अंतिम बयान देखा हो तो उनका ये कहना है, भले ही अपने भतीजे को उन्होंने उत्तराधिकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दिया है कि हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घूम घूम के कैनवेसिंग करेंगे। अगर वो सक्रिय रूप से कूदती हैं जी तो उनको ये पता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जाटव और मुसलमान वोटों में विभाजन होगा। कुछ लोग जैसे नान जाटव तो ज्यादातर भाजपा के साथ हैं। हाँ, जाटव मायावती के साथ थे, अब 12% के करीब पिछले 22 के चुनाव में उनका घटकर आ गया है। तो अगर वो अलग से कूद कर भले ही वो भाजपा को फायदा पहुंचाए, वो राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अगर समझौता होता भी है
और मुस्लिम और जाटो वोटों का विभाजन हो जाता है तो राजनीतिक रूप से इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन मायावती को यह लाभ मिलेगा कि जो साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया है राजनीतिक और आर्थिक दोनों, तो वो कायम रह सकता है। लेकिन उनका भय यह है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में आ जाए, जिसकी सत्ता में आने की निश्चितता अभी नहीं है, तो फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भाजपा में वो विलीन हो नहीं सकती, विलय कर नहीं सकती। लाभ उसको पहुंचा देंगी, हाँ। अपनी आर्थिक साम्राज्य को बचाकर रख पाएंगी, लेकिन उनके राजनीतिक वजूद का क्या होगा? वो तो खत्म हो जाएगा लगभग। नहीं, बचा रहेगा अगर वो अलग से लड़ती। अब जैसे अभी कायम है। मेरी बात को समझने का कोशिश करिए। अगर वो अलग से लड़कर मान लीजिए 12% वोट को भी हटा दें उस पूल से, जो इंडिया का पूल है उसको हटा दें, तो भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। हाँ। ठीक है, भाजपा की जीत अगर वो सुनिश्चित करवा देंगी तो उनके आर्थिक साम्राज्य पर हमला बच जाएगा। और उत्तर प्रदेश में एक भले टिमटमाता दिया को ही मानिए, लेकिन उनका राजनीतिक उपस्थिति रहेगी जी। ये उनके सामने परेशानी है। लेकिन सर यहां पर हम कहेंगे कि मान लीजिए कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जुड़ती हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रशेखर रावण जोड़ सकते हैं? उनके जोड़ने से कोई इफेक्ट पड़ेगा? चंद्रशेखर रावण ने पिछले विधानसभा के चुनाव में जयंत चौधरी के साथ मिलकर कुछ काम किया था, लेकिन कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर चंद्रशेखर रावण की अभी जाटो वोटों में वो स्थिति नहीं बन पाई है। वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ पश्चिमी जिलों के नौजवान जाटो बिरादरी के उनके साथ भी आएंगे, इसलिए भी आएंगे कि वो भी बेरोजगारी, गरीबी और नौकरी न मिलने की समस्याओं से ग्रस्त हैं। लेकिन मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती तो चंद्रशेखर रावण का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उतना जाटो वोट अभी उनके कब्जे में नहीं है जितना मायावती के कब्जे में है। तो वो थोड़ा बहुत पश्चिमी जिलों में संभाल सकते हैं, उधर जैसे मुजफ्फरपुर हुआ, सहारनपुर हुआ, इन जिलों में। लेकिन पैन यूपी उपस्थिति अभी चंद्रशेखर रावण की पूर्वांचल में तो उपस्थिति लगभग एकदम नहीं है। वो जाके गोरखपुर में चुनाव लड़ गए, क्या उनका हश्र हुआ, कै वोट उनको मिला। अगर वही मायावती लड़ी होती तो स्थितियां दूसरी होती। तो ये एक समस्या है। शायद इसी तरह का भय अखिलेश के भी साथ है, वरना मध्य प्रदेश में जाकर 72 कैंडिडेट को लड़वा देना। अखिलेश यादव की पार्टी यूपी के सिवा कहां है? मध्य प्रदेश में 0.4% वोट दिया, लेकिन कांग्रेस को तो क्षति उन्होंने पहुंचा दिया। देखिए, क्षति दो प्रकार से पहुंचाया, एक हवा बिगाड़ लेना होता है और एक वास्तविक क्षति होती है। तो वास्तविक क्षति हम उतना नहीं मानते, हवा बिगाड़ने वाली। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। जाके मंच सजा सजा के 72 क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया। माना यह भी जाता है कि ये लोग
भले अपने को इंडिया गठबंधन के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेंडेंसी है कि बीजेपी को फायदा पहुंचे। नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। मतलब मुलायम सिंह का परिवार या अखिलेश बीजेपी को नहीं फायदा पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए वो कांग्रेस को बहुत आगे आने देना नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे। क्योंकि जब मायावती का वोट निरंतर घटता जा रहा है, हाँ, और अखिलेश की अभी कुछ स्थिति है भाई, 110-15 सीट जीते ना एमएलए में। हाँ, हाँ। अच्छा खासा वोट भी उनको मिला। कई जगहों पर तो 500, 1000, 2000 से ऐसे हार हुई हाँ। समाजवादी पार्टी की। तो अगर वो कांग्रेस को बहुत बढ़ने नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश में तो उनका मठ रहेगा ना। हाँ, बिल्कुल। ये समस्या आप इसको समझिए। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। और उसी तरह से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जो लालू जी की पार्टी है या नीतीश कुमार, उनके भी वजूद का सवाल है। इंडिया गठबंधन के निर्माण में आप चतुर्वेदी जी प्रांतों को पहले गिन लीजिए। तो इंडिया गठबंधन में अगर आप दक्षिण से शुरू करिए तो आंध्र में एक भी सीट बीजेपी की नहीं है, वहां वो प्रयास कर रहे हैं। तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं है, यही केरल का भी है। केरल में एक सीट नहीं है, उड़ीसा में एक सीट नहीं है, या 2-3 सीट होगी जी, जी, जी। मुश्किल से, लेकिन वो नगर ही मानिए उसको। महाराष्ट्र में इनका वोट घटेगा, पंजाब में इनकी एक सीट नहीं है, और अकाली दल से इनका समझौता हो नहीं पा रहा है। अब मान लीजिए कि पंजाब में अगर केजरीवाल कांग्रेस को अच्छी भली सीट दे दें तो फिर केजरीवाल का क्या होगा, उनके मठ का। केजरीवाल एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया गठबंधन के सामने। देखिए, समस्या एक स्तर पर और है, इसलिए कि क्षेत्रीय पार्टियों का कि कोई संविधान के संदर्भ में, संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में, प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में इनकी कोई राष्ट्रीय सोच ही नहीं है जी। इनको अपने अपने मठ को अपने अपने प्रांतों में वर्चस्व के लिए कायम रखना है। हाँ। इंडिया गठबंधन के सामने आने वाले दिनों में ये गंभीर समस्या होगी, लेकिन खतरा ये है कि अगर ये लोग राष्ट्र पर भविष्य में या अभी भी जो संकट आ गया है, संस्थाओं पर, संसद पर, संसदीय मर्यादाओं पर, अर्थव्यवस्था पर, 43 साल में अधिकतम बेरोजगारी इस समय है, 1% लोगों के हाथों में देश का 90% संपदा चली गई है। जब 2014 में मोदी जी आए तो राष्ट्र के ऊपर कर्ज था 55 लाख करोड़, हाँ। वो बढ़कर हो गया 210 लाख करोड़। आज प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक पर 1.5 लाख रुपए करोड़ का कर्ज नवजात शिशु तक पर है, गर्भस्थ शिशु तक। निश्चित पैदा हो गया तो वो तो पृथ्वी पर आ गया ना, तो उस पर भी कर्ज है। अगर इन गंभीरताओं को ये लोग थोड़ा थोड़ा अपना स्वार्थ त्याग कर, अगर ये लोग एक साथ नहीं आए तो देखिए, हमारे ऐसे आदमी को ये चिंता नहीं है कि भाजपा आ जाए या कांग्रेस आ जाए तो हमको क्या बहुत फर्क पड़ने जा रहा है। एक फर्क जरूर पड़ गया है कि वाणी और लेखन पर आघात हो गया है, हाँ। और एक भय भी व्याप्त हो गया है। जैसे अभी पत्रकारों की बात चल रही थी, तो या तो भय व्याप्त है
या उनको भाजपा सरकार पूंजीपतियों ने सभी मीडिया संस्थानों को खरीद लिया है, तो उन पर दबाव डालकर नौकरी से निकलवा दिया जा रहा है। एक पत्रकार डीएन मिश्रा है, राहुल गांधी पर किताब लिख दिया, उसको जी न्यूज से नौकरी से निकाल दिया गया। अभी न्यूज 18 से भी पिछले 2 महीने पहले की घटना है। तो ये सब होगा। मीडिया पर टोटल कंट्रोल हो जाना राज्य सत्ता का भी प्रजातंत्र के विनाश होने का एक गंभीर द्योतक है। अब तो सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब ब्रॉडकास्ट अधिनियम ला रहे हैं। तो ब्रॉडकास्ट को इन्होंने विशिष्ट रूप से पारिभाषित नहीं किया है। हाँ, वो बहुत बड़ा। हमारी बात आपसे हो रही है, ये भी ब्रॉडकास्ट। हाँ, उसका मीडियम या साधन कुछ भी हो सकता है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे अखबार हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीविजन हो। ब्रॉडकास्ट के बहुत से साधन है। हाँ, वो तो आप लाउड स्पीकर लेकर के सड़क पर कहीं खड़े हो जाए, वो भी है। संकेतों से भी हो सकता है, जैसे कार्टून है, मिमिक्री है। हाँ, इन सब पर भी ये नियंत्रण। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक दलीय व्यवस्था कायम हो गई तानाशाही की, तब इन क्षेत्रीय पार्टियां कहां रहेंगी। आज तो ये लोग बहुत लेन देन में जो जुटे हैं, सौदेबाजी में। अगर 24 के बाद उस तरह की व्यवस्था की तरफ से भाजपा बढ़ गई आरएसएस की प्रेरणा से, तब मायावती, अखिलेश यादव और भिन्न भिन्न लोगों का क्या होगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अब एक समस्या हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी करेंगे। अगर आप 92 को याद कीजिए, बाबरी मस्जिद के गिरा देने के बाद 93 में भाजपा यूपी में चुनाव हार गई। तो एक चीज चतुर्वेदी जी आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जैसे आज रेलवे स्टेशन पर मोदी की सेल्फी पॉइंट बन रहा है, 6.25 लाख रुपया एक गरीब देश में प्रत्येक स्टेशन के सेल्फी पॉइंट पर खर्च हो रहा है। कटआउट पर केवल। हाँ, कटआउट पर। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज पर हम लोगों ने एक वीडियो किया भी। तो ये जो मंदिर का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कटआउट के रूप में बैकग्राउंड में हमेशा रहेगा। हाँ। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, अगर मंदिर में इतनी ताकत होती, मंदिर की राजनीति में, तो आप जानते हैं 2014 में भी मोदी ने मंदिर का नाम नहीं दिया। सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी, 15 लाख विदेशी बैंकों से लाकर सबके खाते में डालना, किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाना, सबके लिए पक्का घर। कहां राम मंदिर का नाम है, जरा उनके एजेंडा में बताइए। हां, लेकिन वो राम को छोड़ेंगे नहीं, उनको बैकग्राउंड में हमेशा रखेंगे। मददगार भी है उसके लिए। राम अयोध्या को अगर आप खास तौर से लीजिए तो 3 प्रकार का काम अयोध्या में इस मंदिर बनने के बाद या उसके पहले भी शुरू हो गया। एक तो राम का राजनीतिक उपयोग, राम का व्यापारिक उपयोग।
इस समय अयोध्या में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, अपार्टमेंट बन रहे हैं, जमीनों का दाम 100 गुना तक बढ़ गया। यहां तक कि मंदिर ट्रस्ट ने भी जमीनों का घपला करके करोड़ों अरबों का कारोबार किया। बिल्कुल ठीक है, तो मंदिर धर्म का उपयोग पूंजीवाद के लिए भी किया जा रहा है। एक अब राम के उपयोग को समझिए, राजनीतिक उपयोग तो है ही है, लेकिन एक पूंजी परस्त सरकार की उनका एक व्यापारिक और पूंजीगत उपयोग भी हो रहा है, आप इसको समझिए। इसलिए चाहे मथुरा हो, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे अयोध्या हो, आप विश्व पूंजीवादी व्यवस्थाओं को देखिए इस समय। चाहे वो इमिग्रेंट मुस्लिम के खिलाफ आंदोलन करके फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में, यूरोपीय देशों में, अर्जेंटीना में, इवन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को आप देखिए, इटली में, तो पूंजीवाद धर्म का उपयोग कर रहा है। ये आम आदमी तो केवल भजन और कीर्तन के रूप में ले रहे हैं कथा सुनने में, लेकिन जो छुपी हुई योजना है इसके पीछे, धर्म का उपयोग करके पूंजीवाद को भी बढ़ाना है, जमीनों का दाम बढ़ाना है और धर्म का खुल्लम खल्ला उपयोग राजनीति में किया जाना। ये भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। लेकिन अगर इतना दम होता इसमें, तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी 40% वोट तो कांग्रेस का ही है। हाँ। हिंदू कै परसेंट है छत्तीसगढ़ में? अरे मुसलमान 2% है। तो क्यों नहीं 98% वोट मिल गया भारतीय जनता पार्टी को? ये बताइए आप। तो थोड़ा सा हम लोग जाने अनजाने में धर्म आधारित राजनीति को आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, उस तरह से सवाल कर करके भी हम लोग भाजपा की मदद कर रहे हैं। जी जी। और आप कहते हैं कि न्याय यात्रा का मंदिर पर क्या असर पड़ेगा, मंदिर की राजनीति पर? असर यह पड़ेगा कि राहुल गांधी अपनी पूरी यात्रा में सांप्रदायिकता का उल्लेख करेंगे, लेकिन राम मंदिर का उल्लेख नहीं करेंगे। ये विरोधी पार्टियां अगर राम मंदिर का उल्लेख करती हैं, तो वो भाजपा के अखाड़े में उनकी जाएंगी, उनकी पीठ पर खेलने का काम जी, करेंगे। उनकी पीठ पर खेलने का काम करेंगी। इसलिए मार्क्सवादी पार्टी ने अपने को दूर हटा लिया, क्योंकि आप ऐसे भी उनको नास्तिक कहते। लेकिन उन्होंने इसका नाम ही नहीं लिया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि राम से हमको नफरत है। उन्होंने कहा कि अगर आप बृंदा करात का बयान पढ़िए, जो पत्र उन्होंने लिखा है चंपत राय को, जी जी जी। या चंपक राय, जो भी चंपत राय, हम तो उनको चंपता राय मानते हैं। पैसा लेके चंपत राय है। हाँ, सब पैसा वैसा लेके चंपत हो जाएंगे, जैसे अशोक सिंघल हो गए, चंदा जुटा के विश्व हिंदू परिषद के। अब तो खैर रहे भी नहीं पृथ्वी पर। तो उसका नाम ले लेकर मतलब उस जाल में, अब देखिए जैसे कम समझदार जो राजनीतिज्ञ हैं, जैसे कि एक प्रश्न परसों किया गया ये डिंपल यादव से, कि आप मंदिर जाएंगे कि नहीं, तो बोले जब मन होगा जाएंगे।
या नहीं जाएंगे, राम हमारे दिल में है। इतना भी जवाब नहीं देना चाहिए विरोधी पार्टियों को, लेकिन कल उनके कहना चाहिए था कि हमारे लिए यह व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, यह राजनीतिक सवाल नहीं है, इसलिए हम जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये जो विपक्षी लोग हैं, ये खुद लीडर हैं। अब शरद पवार का बयान लीजिए, वो कहते हैं कि हमको नेता नहीं मिला। ये भी कहने की क्या जरूरत है कि हमको नेता मिला कि नहीं मिला? शरद पवार से आप अडानी के संबंधों को जानते हैं। शरद पवार भारतीय राजनीति में, जैसे बनारसी भाषा में आप समझिए, तो वो मुसड़ी जिलाते हैं। वो किधर चले जाएंगे, किसके साथ, लेकिन उनका मूल जो संयोजन है वो व्यापारियों और पूंजीपतियों से है। अब चूंकि धर्म पूंजीवाद को बढ़ा रहा है, तो शरद पवार किधर जाएंगे आप बताइए? स्वाभाविक चीज है, यहाँ तो किधर जाएंगे? वो तो इस तरह के विवादों में देखिए, जो समझदार लोग हैं उनको पढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार में कोई खास भय नहीं है। बिहार में इन लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से अफवाह फैला फैला कर जेडीयू को बहुत तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। अगर आज उनकी जो मीटिंग दिल्ली में हुई है कार्यकारिणी की, तो उसमें सब बातों का खंडन कर दिया जेडीयू वालों ने, नीतीश कुमार ने और ललन सिंह ने। वहां नहीं कर पाए। झारखंड में ये बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगे। हाँ, हेमंत सोरेन को ये जेल में डाल सकते हैं। ये जेल में डालने की बात तो ये अरविंद केजरीवाल को भी डाल सकते हैं, लालू यादव को भी डाल सकते हैं। केजरीवाल के संग कोई आइडेंटिटी नहीं है। हेमंत सोरेन के संग ट्राइबल आइडेंटिटी है। हाँ, आप बात समझ रहे हैं ना? अरविंद केजरीवाल को ये जेल में डालेंगे तो एक खास बड़े वर्ग पर कोई उसका असर नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन लालू के साथ तो पड़ सकता है। लालू के संग हो सकता है कि और सहानुभूति उत्पन्न हो जाए। लालू क्या तेजस्वी को भी ये लोग नोटिस थमाए हैं, इवन रॉबर्ट वाड्रा भी राडार पर हैं। तो वो ये लोग करते रहेंगे। तो इसलिए हमको नहीं उम्मीद है कि राहुल गांधी का जो न्याय की परिकल्पना है, अगर आप उसको पढ़ें, उसकी व्याख्या आ रही है, जो कल जयराम रमेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वो कहते हैं युवाओं के साथ न्याय, महिलाओं के साथ। हाँ, युवाओं के साथ न्याय माने क्या? रोजगार, शिक्षा, जी, स्वास्थ्य। महिलाओं के साथ न्याय माने जिस तरह से सरेआम ब्रिजभूषण सिंह ने इज्जत लूटा, या मणिपुर में जो इज्जत लूटी गई, तो उसके बारे में न्याय। किसानों का न्याय, एमएसपी, हाँ, गरीबों के संग न्याय नहीं, ये एमएसपी वगैरह एक एक आइटम न्याय में परिभाषित करी। मतलब जहां जहां अन्याय है उसका विरोध। न्याय यात्रा का एक लाइन में उद्देश्य ये है कि जिसके साथ अन्याय है ये सरकार कर रही है उसका, खास तौर से गरीब, नौजवान, विद्यार्थी, किसान, दलित, आदिवासी, महिला, माइनॉरिटी, जिसमें सिख, बुद्धिस्ट, मुसलमान सब है। तो ये न्याय यात्रा जो है, यह चतुर्वेदी जी, आप क्या समझते हैं? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। चीन की क्रांति 100 साल चली। जापान का कब्जा था चीन पर। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में पुनर्जागरण का काल है। तब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो उस देश का ये बहुत दुर्भाग्य है, जहां देश की
व्यापक मूल्यों को छोड़कर हम एक 24 के चुनाव से देश की तकदीर को तय कर दें। तो राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं यह घोषित करके कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, हमको इससे मतलब नहीं है, वह एक व्यापक और बड़ी लकीर संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप, स्वतंत्रता आंदोलन के जो जागीर है हमारी उसके अनुरूप एक व्यापक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यापकता को लेकर वो देश के कोने कोने में घूमकर कोशिश कर रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवा है। हम लोग इसको एलोपैथी मान के क्रोसिन की तरह चुनाव में ही सब कुछ हमारा घूम फिर कर चुनाव, उस देश का ये बहुत और उस प्रजातंत्र का ये घोर दुर्भाग्य है जहां पर प्रजातंत्र की सीमाओं को मात्र चुनाव से बांध दिया जाए। लेकिन यहीं पर इस चुनाव जैसा आपने कहा, मैं लगातार सुन रहा हूं, देख रहा हूं, पढ़ने में भी आ रहा है कि कुछ बुद्धिजीवी वर्ग का ये मानना है कि अगर 2024 का जो चुनाव है वो संविधान सभा के चुनाव के समान है, क्योंकि अगर चुनाव 2024 में विपक्ष हार जाता है और बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो वर्तमान जो संविधान है, जो उसके मूल्य हैं, वो सब कुछ धराशायी हो जाएगा। नहीं, धराशायी तो इन्होंने कर ही दिया, 149 सांसदों को बाहर कर दिया, धराशायी तो ये लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप दुनिया के मुल्कों का इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि हिटलर को जब रूसी सेना घुसी जर्मनी में तो अपनी प्रेमिका को गोली मारकर उसे खुद जहर खाना पड़ा। मैं योगेंद्र यादव जी का बहुत सम्मान करता हूं, वो उनके बयान का मतलब केवल यह है कि वो जनता को आगाह कर रहे हैं कि देखिए कोई व्यापक अराजकता, देखिए आपके देश में 20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, इजराइल ऐसा सर्वशक्तिमान राष्ट्र हमास को नहीं हरा पाया, चौथा महीना चल रहा है। हमें भय ये है कि कुछ लोगों को ये जो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी इच्छा है कि ऐसा ना हो, लेकिन ये लोग समाज और मुल्क को एक गंभीर अराजक स्थिति की तरफ लेकर जा सकते हैं। क्योंकि प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है, अब्राहम लिंकन ने जो दिया, गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। केंद्र में क्या है? पीपुल। हाँ, तो जनता कब तक इंतजार करेगी? एक चिंगारी कहीं से आएगी। 77 में क्या हुआ? जयप्रकाश बाबू की तो डायलिसिस चल रही थी, कौन नेता था? जब चतुर्वेदी जी भयानक ताप होता है तो वे जानवर जो एक दूसरे को खा जाने की ताक में रहते हैं वह भी मिलजुल कर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। अगर इस प्रचंड तानाशाही ताप और मर्यादाओं के विनष्ट हो जाने का ताप और खतरा, उसमें अगर ये विपक्षी पार्टियां खुले दिल से मिलकर सामना नहीं करेंगी तो ठीक है, एक चुनाव दो चुनाव और टल जाएगा, लेकिन एक दुबले पतले लंगोटी पहनकर चलने वाले
आदमी के नेतृत्व में जनता जब खड़ी हो गई तो अंग्रेज भाग गए। तो हमको एक अध्यापक के नाते शायद मैं उस समय तक रहूं ना वो परिवर्तन देखने के लिए कि लेकिन जनता छोड़ेगी नहीं। एक बात आप सही, इसलिए बहुत हम लोगों को सजग रहना है, सचेत रहना है, विरोधी पार्टियों को भी, इंडिया गठबंधन को भी। लेकिन जनता जो हम आप जैसे लोग हैं उनको बहुत घबराना और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चतुर्वेदी जी, इतिहास में एक गति होती है अंतर्निहित। इतिहास किसी को छोड़ेगा नहीं। बड़े से बड़े तानाशाही सिकंदर, पोरस, हिटलर, मसोलिनी सब चले गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, थोड़ा दुख भी लगेगा कि मसोलिनी को जब मारा गया तो औरतों ने उसके लाश जो थी उसके मुंह में जाके पेशाब कर दिया। तानाशाहों का अंत कैसे होता है आप विश्व इतिहास को पढ़िए। किसने अंत किया? जनता ने, जन आक्रोश ने। प्रजातंत्र बड़ी दमदार चीज है। पांडे जी कोई सवाल? चलिए सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम सभी दर्शकों की तरफ से मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप शतायु हो, आपका दीर्घायु हो, ताकि आपके विचारों से हम सबको अवगत होने का मौका मिले। आपने जो कुछ भी कहा, आप हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, महत्वपूर्ण समय में हम लोग की जो बातचीत हुई, आपने जो कुछ भी बताया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। हम अपने दर्शकों से ये उम्मीद करेंगे कि इस परिचर्चा में जो कुछ भी उन्होंने सुना, जो कुछ भी उन्होंने देखा पाया, उनका जो निष्कर्ष हो, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि प्रोफेसर साहब की बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम अपनी बात, आपकी बात आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।